हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का अध्याय फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित ही है हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होता है कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। इन दोनों का जो वर्चस्व था वो शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। तो ये जो फोटो दिया गया है वो है द्वितीय विश्व युद्ध का। आप साथ में किताब लेके बैठिए, साथ में रीडिंग लगाइए और इस ऑडियो को साथ में सुनिए, आपको प्रॉपर समझ आएगा और ये चैप्टर क्या कहना चाहता है उसकी एक बेहतर समझ आप विकसित कर पाएंगे। तो इस चैप्टर के कोने में चित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ फौजी अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं और इसके नीचे जस्ट चित्र है उसमें एक और चित्र है वो समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में। ये जो चित्र है ये जो चित्र नीचे वाला उसमें 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी का है जिसमें अपना झंडा फहरा रहे हैं सोवियत संघ के सैनिक। और ये जो ऊपर वाला चित्र है ये है अमेरिकी सैनिक का 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए। अब चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर। क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था वो अब हम जानेंगे। तो पहले हम चित्र देखते हैं। हम दुनिया की सैर कर रहे हैं ऐसी जगहों पर जाना जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई सचमुच बहुत मजेदार है। फिर ये दूसरा चित्र है, इसमें ये जो नक्शा है वो का क्यूबा कहाँ पर है ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये अमेरिका के जस्ट पास में ही है। क्यूबा एक द्वीप है छोटा सा, वहां पे क्यूबा स्थित है। और तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है आओ हम जानते हैं। तो दोस्तों क्यूबा का जो मिसाइल संकट है उसने युद्ध की एक युद्ध का संकट खड़ा कर दिया था विश्व की दोनों ताकतों के मध्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और ये संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के बीच। 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता रहता था। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो क्यूबा ऐसी जगह थी जो अमेरिका के जस्ट निकट थी, लेकिन उसमें जो शासन चल रहा था वो साम्यवादियों द्वारा साम्यवादी सोच की सत्ता थी वहां पे, और जो कि सोवियत संघ से जुड़ाव रखती थी, सोवियत संघ रूस से, है ना। तो
जुड़ा रखती थी, तो वो उनसे राजनयिक और आर्थिक संबंध, वित्तीय सहायता उनको देते रहते थे सोवियत संघ रूस क्यूबा को। लेकिन वो क्योंकि अमेरिका के पास था, तो सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है सोवियत संघ रूस के लिए। वहाँ पे सोवियत संघ ने वहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, ताकि युद्ध की स्थिति में एक अच्छा नियंत्रण रख सके अमेरिका के ऊपर। तो 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती में पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। तो जैसे ही मिसाइलें तैनात की क्यूबा के अंदर सोवियत संघ रूस ने, तो अमेरिका बहुत ही नजदीकी निशाने पर आ गया सोवियत संघ की मिसाइलों के। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति इसकी जो भनक है अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। कहीं यह टकराव विश्व युद्ध में न बदल जाए। कोई आम युद्ध, अगर वो युद्ध होता तो वो कोई आम युद्ध तो नहीं होता, क्योंकि दो विश्व पटल की दो महाशक्तियों के बीच युद्ध होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा उनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्ष ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिम गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का हामी था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और गुट की प्रतिबद्धता समाजवादी और साम्यवाद के लिए थी। ये जो विचारधाराएं हैं, ये दो विचारधाराएं थी। एक का अगुवाई अमेरिका कर रहा था, जो कि लोकतंत्र तो उदारवादी रहेगा और पूंजीवाद का मतलब पूंजीवाद वहां पे लागू करने के पक्ष में था। और जो पूर्वी गठबंधन था वो उसका अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। वो समाजवाद पे ज्यादा विश्वास करता था कि साम्यवादी विचारधारा ही जनता को एक अच्छा जीवन शैली दे सकती है, ये उनका मानना था। आज इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से जानने के बारे में कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूंगा। शीत युद्ध क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के अंत समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो ये आपको याद रखना है कि 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो कब से कब हुआ था? 1939 से 1945।
की समाप्ति हो चुकी थी उस टाइम। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई इस दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। जर्मनी जर्मनी जानता जर्मनी कहाँ पे हो आप जानते होंगे, यूरोप के पूर्वी हिस्से में। इटली और जापान, ये तीनों देश धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच जो चला, उसमें महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे, जिसका बुरा अंजाम जापान को झेलना पड़ा। नागासाकी परमाणु हमले और हिरोशिमा परमाणु हमले से। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध की भी समाप्ति हुई। लेकिन शीत युद्ध तो एक मंद गति से, विचारधारा से और इंटरनली कहीं ना कहीं अब भी हल्का हल्का चल रहा होता है, पड़ोसी देशों से या फिर दूर के देशों से। महाशक्तियों के बीच ये रहता ही है लगभग हल्का हल्का, जो कि प्रॉपर सामने फ्रंट से नहीं लड़ते, लेकिन बैकग्राउंड में ये कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। और ये चित्र देख लेते हैं, क्या है इस चित्र में? बहुत पास फिर भी बहुत दूर, मैंने नक्शे में देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ कि महाशक्ति के इतने पास होने के बाद भी क्यूबा में सालों साल से अमेरिका विरोधी सरकार कायम है। तो ये हमारा चित्र था। आप देख ही रहे हो क्यूबा में जो शासन चल रहा था वो साम्यवादी विचारधारा का था, जो कि अमेरिका के बिल्कुल निकट था इसके बावजूद भी। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 4। तो उसका जो अंजाम हुआ, परमाणु मिसाइल जो डाली जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा पर, वो अच्छा नहीं हुआ। यही हुआ कि उसका जो अंजाम, वो अब आगे पढ़ रहे हैं अपन क्या लिखा हुआ है किताब में। वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया उस परमाणु युद्ध के बाद। जर्मनी और जापान हार चुके थे और धुरी राष्ट्र जो कि हार चुके थे, और जापान हार चुके थे। यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकें। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि एक दूसरे की असहनीय क्षति पहुंचा सकते हों, उस स्थिति में वो रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है उन दोनों के बीच, क्योंकि दोनों के पास इतने हथियार हैं कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। तो रक्त रंजित युद्ध वो नहीं लड़ेंगे जब तक बहुत ज्यादा
इमरजेंसी की स्थितियां क्रिएट ना हो जाए। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। और ये जो चित्र आपके सामने दिए गए हैं पास में, ये घड़ी का चित्र, ये बिल्डिंग का चित्र और ये ऊपर से जो नक्शा है उसका चित्र, ये सब नागासाकी और हिरोशिमा के में जो परमाणु बम गिरे थे, अमेरिका ने जो गिराए थे, उनके ये चित्र हैं। ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुआ। इन बमों को लिटिल बॉय या फैट मैन के गुप्त नाम दिए गए। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है, उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे थे। ये उस दौर की बात है जब परमाणु बम जस्ट इनका आविष्कार हुआ था, ये बनने लगे थे। ये उस समय की बात है। उस समय इन हथियारों ने जो प्रभाव डाला, उसका विध्वंस और जो दंश जापान ने बहुत लंबे समय तक झेला। तो आप सोच सकते हैं, आज से उस समय से 1950 के दशक की बात है ये, और अब 2023, मतलब तकरीबन 70 साल के बाद जो अब जो टेक्नोलॉजी है परमाणु बमों की, वो इससे लगभग दुगने से ज्यादा 4 से 5 गुना तक विध्वंस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय महाशक्तियों के पास जो हथियार हैं वो इस धरती पर, इस धरती को ही खत्म करने में सक्षम है लगभग। एनीवे, ये तो अपना आइडिया है, लेकिन फिर भी बहुत विध्वंस फैला चुके थे उस समय। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे। मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदे चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके अपने परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान की पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। तो ये जो है अपरोध जो शब्द है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तो रोक लगाओ, और हथियारों का दोनों देशों के पास इतना संतुलन है कि अगर एक एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर देता है, तो भी चाहे कितने भी उसके हथियार नष्ट कर दो, फिर भी इतने हथियार तो उसके पास बच ही जाएंगे कि वे दूसरों को घातक विध्वंस दे सकते हैं। तो ये जो रोक और संतुलन की थ्योरी है, ये अपरोध शब्द को आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का रिस्क कोई सा भी पक्ष नहीं लेना चाहेगा इसमें। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। अब क्या हुआ, ये दोनों आमने सामने तो आ नहीं सकते। कौन? सोवियत संघ, रूस और अमेरिका। लेकिन ये ये क्या करते हैं, अपने शीत युद्ध को किसी, मतलब तीसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी मार झेली है सेंट्रल एशिया के देशों ने, इराक, ये अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ये सब ये रूस और अमेरिका के शीत युद्ध के ही कहीं ना कहीं परिणाम है। आप बैकग्राउंड में ठीक ठाक से देखोगे तो शीत युद्ध का प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इनमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो, तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। शीत युद्ध से ही काम चला लिया दोनों देशों ने।
अगर युद्ध लड़ते तो मनुष्य जाति पर क्या खतरा मंड रहा था अपन सोच भी नहीं सकते इस समय। तो अब हम पेज नंबर 6 पे चलते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, आप किताब में पेज नंबर 6 है, वैसे इसमें 5 लगा हुआ है लेकिन किताब में पढ़ोगे तो पेज नंबर 6 है, ठीक है ना। सॉरी पेज नंबर 5 ही है, किताब में पेज नंबर 5 है और इसमें भी पेज नंबर 5 है। किताब साथ रखना, आपको थोड़ी आसानी होगी चित्रों को अच्छे से देखने में, और पढ़ दो आप यहाँ से रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयम से काम लेना और तीसरे से जोश में बचना, ये आप समझ गए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा अपने उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। अब जो छोटे छोटे देश थे, अफ्रीका और भी छोटे छोटे देश, जिनमें कहीं ना कहीं भारत भी शामिल था, जो कि महाशक्ति तो नहीं था, वो तो उस समय जस्ट आजाद हुआ था 1950 के टाइम में। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उस समय भारत देश आजाद हुआ था। तो भारत देश के समक्ष भी संकट था कि वो अपनी संप्रभुता बचाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए वह किसी एक पक्ष का हिस्सा बने, या वह दोनों हिस्सों से दूर होकर अपना एक नया गुट तैयार कर ले, जिसे गुट निरपेक्ष कहा गया। वो आपने किया भी। एनीवे, आगे देखते हैं। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। तो ये आप यहाँ देखें, पारस्परिक गुटों के अपेक्षा के छोटे छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला। वही उन्होंने कह दिया महाशक्तियों ने कि आप हमारे गुटों में शामिल हो जाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे। सामने वाला आप हमला हमला नहीं कर पाएगा, हम आपको सैनिक सहायता देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, आप हमारे साथ रहो, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और दोनों देशों के अपने अपने हित थे उसमें। तो इसमें क्या हित हैं वो अपन इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार आर्थिक मदद मिली। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी, क्योंकि हर देश के अपने पड़ोसी से छोटी छोटी बात तो होती रहती है। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया को दो भागों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। अब यूरोप में क्या हुआ सर, यूरोप का जो हिस्सा है उसका पूर्वी हिस्सा तो आ गया रूस के गुटों में, और पश्चिमी हिस्सा है वो आ गया अमेरिका के गुटों में। अब जब एक यूरोप में दो हिस्से हम अलग अलग महाशक्तियों में चले जाएं तो बीच में कहीं ना कहीं दीवार तो पड़ेगी ना दोस्त। तो वहां पे लड़ाई होना तय। तो वहां पर मतलब अब आगे देखो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर हिस्सों में अमेरिका का पक्ष लिया और पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसलिए ये खेमे पश्चिम और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई। तो आज भी आप जब अखबारों में पढ़ते हो नाटो के बारे में, जो कि यूक्रेन युद्ध से कनेक्ट हो रहा है, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पश्चिमी गठबंधन में शामिल होना चाहता है। पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा है? अमेरिका। तो वो अमेरिका में शामिल होगा। नाटो का मतलब जो 19 अप्रैल 1919, ध्यान रखना ये आपको यूपीएससी के एग्जाम में 11th 12th के एग्जाम में ये जो लाइन है इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नाटो की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में। उत्तर अटलांटिक, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो ये है नाटो। तो यूक्रेन युद्ध में भी इस नाटो का रोल है कहीं ना कहीं, है ना, जिसमें 12 देश शामिल थे। उस समय जब स्थापना हुई उसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, क्या घोषणा की वो हम पेज नंबर 6 पे पढ़ेंगे। इससे पहले छोटे से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जो कि ब्लू कलर में। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट से कम 3 देशों की पहचान करें। तो प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट, दोनों गुट, ठीक है, सोवियत संघ वाला गुट और पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट, 3 देशों की पहचान करें। अब पूर्वी गुट में कौन होगा?
रूस होगा, सीधी सी बात है। और कौन होगा? रूस के साथ जो भी पूर्व में है वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। कजाकिस्तान, ये नीचे के देश हैं जो, है ना। और पूर्व में कौन शामिल होगा? अमेरिका के साथ पूर्वी यूरोप हो गया। और वियना को मत करना भाई साहब, वियना तो हमेशा रूस में, सॉरी क्या, क्यूबा, क्यूबा को मत करना इसमें, है ना। बाकी और देशों को आप गिन सकते हो पूर्वी गठबंधन में, ठीक है। फिर नंबर 2 पे क्या अपन को विचार विमर्श करना है वो देखते हैं। अध्याय 4 में दिए गए यूरोपीय संघ के मानचित्र को देखें। अध्याय 4 में, अच्छा अध्याय 4 वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। और उन 4 देशों को पहचाने जो वार्सा संधि के सदस्य थे और अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो इसको हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे ठीक से। इस मानचित्र की तुलना यूरोपीय संघ के मानचित्र तथा विश्व के मानचित्र से करें। और ये विश्व कनेक्टेड है। चलो आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 6। तो ये जो डायग्राम है, ये जो मैप है, उसको हम देखते हैं। इसमें एक यहाँ पे भी डायग्राम है, इसको आप देखिए। तो आप देख ही रहो सोवियत संघ में कौन कौन से देश थे वो आप इसमें साफ साफ देख लो। पोलैंड, बर्लिन, ये पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये सारे। और पश्चिम में है ये जो नीला हरा पीला पीला है, ये पश्चिम जो अमेरिका को वही कर रहा था, पश्चिमी उसमें फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये सब, है ना, ठीक है। तो ये तो थी पहली दुनिया जो अमेरिका से, अमेरिका गठबंधन में आती थी। और ये थी दूसरी दुनिया जो सोवियत संघ रूस का गठबंधन था वो। और जो तीसरी दुनिया वो उसका अगुवाई भारत देश ने की थी। अपने आज़ादी हुई थी उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उस समय हमारे लिए जरूरी हो गया था कि हम किसी एक देश, मतलब प्रेशर आ रहा था वर्ल्ड विश्व पटल पर कि आप किसी एक देश में शामिल हो जाओ, नहीं तो आपके ऊपर दोनों, क्या पता किसी एक का या फिर दोनों का हमला, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से आप कमजोर हो सकते हो। तो या तो आप दोनों पक्षों में किसी में एक शामिल हो जाओ या फिर अपना कुछ सोच लो अपना, अपने हिसाब से। तो भारत ने अपने गठबंधन की निरपेक्ष गठबंधन की का तरीका अपनाया। तो पेज नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें अपन देखते हैं, सर पढ़िए साथ साथ, कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे गठबंधन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्ता संधि के नाम से जाना गया। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई, मैंने थोड़ी थोड़ी पहले बता दी, और बाकी आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा चीज। इसी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभानीकरण से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी का उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी हिस्सा, तो ये जो लड़ाई रहती है यूरोप में चल रही थी, यूरोप में क्या है वो पश्चिमी हिस्सा तो अमेरिका अमेरिका के शामिल हो गया और पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ में। जबकि सोवियत संघ चाहता था कि अपना पूर्वी हिस्सा पूरा सोवियत संघ के दबदबे में ही रहे। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन SCATO, सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो नाम दिया, सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की चिंता हुई, कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खोने बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए, बड़ी जल्दी इनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन 1950, साम्यवादी चीन 1950 के दशक के, पेज नंबर 7 पे आ गए दोस्त, है ना।
1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। किसकी? साम्राज्य चीन की सोवियत संघ से 1950 के दशक में क्या हो गई? अनबन हो गई। सन 1959 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी जो अगुवाई की थी वो भारत ने की थी अच्छी, मतलब खुल के। विकास है, इस साल नवस्वतंत्र राष्ट्रों को दो द्रव्य विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि एस इतनी ताकतवर तो थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्ति के बड़े काम के थे। तो महाशक्तियां क्यों शामिल करना चाहती थी छोटे देशों को? भाई वो तो अपने आप में बहुत मजबूत थी, सेना थी उनके पास मजबूत, मज, परमाणु हथियार थे उनके पास, वो किसी भी छोटे देश से टक्कर ले सकते थे। वो सामने महाशक्ति रूस से भी टक्कर ले सकते थे, तो उनके छोटे देशों की जरूरत क्या पड़ी भाई? तो वो हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई छोटे देशों के पास ऐसी कौन सी चीज है महाशक्तियों के काम आती है, जिन कारणों से वो उनको जोड़ना चाहते थे अपने गठबंधन में, अपना गठबंधन को बड़ा करना चाहते थे छोटे छोटे देशों को शामिल करके। तो उनमें जो कारण महाशक्ति, तो उन्होंने मैंने कारण ये चार दे रखे। उन्हें पहला है महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। तो ये छोटे छोटे देशों में निकलते हैं तेल और खनिज। तो उनको प्राप्त करने के लिए भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तीसरा है सैनिक ठिकाने, यहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। और चौथा है आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। तो ये ऐसे कारण थे छोटे देशों के महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। हाँ, और अगर कोई छोटा देश महाशक्ति गठबंधन में शामिल होता है, अमेरिका में हो शामिल हो चाहे रूस में हो, तो उनको ये भी तो लगता था ना भाई हमारी विचारधारा से ये संतुष्ट है, ये हमारा समर्थन करते हैं हमारी विचारधारा को, तो उससे विचारधारा मजबूत होती है। विश्व पटल पर साम्यवादी विचारधारा हो या पूंजीवादी विचारधारा हो, दोनों ही छोटे देशों के शामिल होने के बाद अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं। तो ये उसमें चार कारण थे, ये आप समझ चुके हैं। तो महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे ये सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। भाई उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद समाजवाद साम्यवाद से कहीं बेहतर है, ये सोच किसकी थी? ये सोच अमेरिका की थी। अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है, ये सोच किसकी थी? ये रूस की थी भाई, सोवियत संघ की थी। शीत युद्ध के दायरे, तो शीत युद्ध के दायरे क्या थे वो अब हम जानने जा रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, बहन में से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियां कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक के शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं, तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके दोनों की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी, नहीं तो विश्व युद्ध हो जाता भाई साहब। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, और अफगानिस्तान को तो आप देख ही रहे हो, सरकारें पलट गई। तालिबान जो आज आप देखते हो, ये अमेरिका ये जो आतंकवादी गुट है जिसका अब शासन हो चुका है, अब तो आतंकवादी नहीं है वो, मतलब समर्थन दे दिया अमेरिका ने, हाँ ठीक है आतंकवादी नहीं है भाई गुट, लेकिन जो ये आतंकवादी गुट था तालिबान वगैरह, ये सब अमेरिका के समर्थन से खड़े हुए थे उस समय, आर्थिक मदद से। एनीवे, तो
सेंट्रल एशिया ने तो जनानी खूब हुई। इन दोनों की लड़ाइयों के शीत युद्ध का जो नतीजा है वो उन्होंने झेला। इन दोनों को तो नुकसान पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, पर बेचारे तीसरे देश को बिना वजह मार झेलनी पड़ी उसकी। एनीवे, लेकिन भारत बच गया भाई साहब, भारत अपने गुटनिरपेक्ष की नीति पर था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं अपन। संकट गहरा था गया क्योंकि दोनों में से कोई पक्ष नहीं जानता। जब यहाँ विरोधी खेमे बढ़े थे, जो भी संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनानी हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। कई ऐसे मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों, कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं सुलझाया जा सकता। गुटनिरपेक्ष। तो अब हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे, ये एक ब्रेक लेने के बाद। एक बार आप ये जो अपन 7 पेज तक जो अपन ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार आप देख लो, डायग्राम देख लो, आपको और थोड़ा रिवीजन अच्छा रहेगा। फिर अपन चैप्टर के लास्ट में एक और रिवीजन करेंगे, फिर पूरे चैप्टर की लास्ट में एक समरी देख लेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगी चैप्टर में था क्या एक्चुअल में। तो रिवीजन में बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी एग्जाम टाइम में, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाओगे उस समय। ठीक है दोस्तों।